सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। एमपी सेट की एक और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज ये क्लास होगी तीसरी, जिसमें हम यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ेंगे और आज इसको खत्म भी कर देंगे, ठीक है। और कल इसके हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। और आज हमको यूनिट 6 भी पढ़नी है, ठीक है। मतलब आज से 2 क्लासें होंगी आप लोगों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामा यूनिट 1। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये क्लास आप लोग को जो मैं बता रहा हूं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं, मतलब अगर ड्रामा में ये 6 चीजें नहीं है तो आपका ड्रामा कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। मतलब ये 6 चीज होनी ही चाहिए, ठीक है। देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये 6 टाइप के ड्रामा क्या, ये क्या ऐसी चीजें हैं जो 6 टाइप की हैं जो इसमें होनी ही चाहिए, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होते हैं डायनोई, ठीक है। ये ऐसे डायना के नाम से भी पढ़ते हैं, लेकिन डायनोई इसको आप बोलिएगा, ठीक है। या डायना मतलब ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, मिथोज, ठीक है, या माइथोज, ये भी होना चाहिए। इथोज, लेक्सिस, मेलोज, ऑप्सिस, ये 6 चीजें हैं जिसे कहते हैं ड्रामा में अगर ये 6 चीजें हैं तो पूरा ड्रामा क्या रहेगा आपका, अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छे से लोगों को समझ में आएगा, जो ड्रामा का उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, आप लोग पूछ सकते हैं सर इसमें सर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोल देगा कि ड्रामा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें एक दे देगा आपको डायनोई, एक देगा माइथोज, एक दे देगा इथोज, एक दे देगा इन तीनों में से कुछ और ही दे देगा, एक दे देगा मान लीजिए आपको इनोमली, ठीक है। अब ये 4 हो गए, अब उसमें कौन सा नहीं है तो इनोमली नहीं है, ठीक है। बाकी ये 6 चीज अगर रहती हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आज जितना हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रामा के कुछ बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब हम बात करेंगे एंशिएंट एंड मिडिएवल ड्रामा, ठीक है। अब ड्रामा तक अभी हम बात कर रहे थे, अब ड्रामा में थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, वो आज बात करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल ही बता दिया था जो एंशिएंट आपका ड्रामा है वो आपका 5 सेंचुरी बीसी से लेकर के 5 सेंचुरी तक माना जाता है, और 5 सेंचुरी से आगे लेकर के 10 सेंचुरी तक आपको मिडिएवल ड्रामा माना जाता है, ठीक है। इसकी एज ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है शिवानी क्लास, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, एंशिएंट ग्रीक ड्रामा वाज द फर्स्ट सीड which was solved and become a base of the later drama, ठीक है। तो जो पुराना है ग्रीक ड्रामा जो है, वो एक कह सकते हैं एक तरह से क्या है, बीज की तरह है जो बोया गया था, और बाद में उसी ने क्या किया, नाटकों का आधार बनाया, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि आज जो पुस्तकें बनती हैं, जो लिखी जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेदों से इंस्पायर्ड हैं। अगर वेद न लिखे गए होते तो आज ये जो पुस्तकें हैं, वो धार्मिक ग्रंथ है, वो ना बन रहे होते। जो और भी आज हम लोग लेटेस्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी नहीं हो रही होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रामा है, एंशिएंट ग्रीक जो ड्रामा है, ये एक बीज की तरह है जिसने क्या किया है, पूरे ड्रामा का क्या है वो एक तरह से आधार है, ठीक है। नेक्स्ट, द रोमन ड्रामा वॉज एन ऑफशूट ऑफ द ग्रीक बट वॉज soon डिग्रेडेड एंड corrupt in later empires with the coming of Christianity as the state reason, ठीक है। तो जो रोमन नाटक थे, जो रोमन ड्रामा थे, ठीक है, ग्रीक की एक शाखा थी, ठीक है। जो रोमन नाटक थे, जो ड्रामा थे, वो ग्रीक की, मतलब जब से पहले सबसे पहले जो ड्रामा स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो भैया ग्रीक में स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया था भी किस शब्द से हुआ, तो दैक शब्द से हुआ था, ठीक है। तो ग्रीक जो नाटक है, ग्रीक जो कह सकते हैं हम नाटक का ही एक रूप क्या है, रोमन नाटक है, ठीक है। बट वॉज soon डिग्रेडेड एंड करप्ट इन लेटर एम्पायर्स विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एज द स्टेट रीजन, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब राज धर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, ईसाई धर्म स्टार्ट हो गया वहां पे, कहां पे, रोमन में, तो ये जो ड्रामा का जो प्रकार है वो क्या हो गया, खराब हो गया, अपमानित हो गया, भ्रष्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कैसे क्या हुआ,
डिग्रेडेड एंड करप्ट। डिग्रेडेड मतलब क्या होता है भैया? तो डिग्रेडेड मतलब क्या होता है? एकदम से क्या हो जाना? अपमानित हो जाना, खराब हो जाना। और करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो ये कब हो गया? जब से क्रिश्चियनिटी आई, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, मतलब उसमें रूप देखिए, मतलब जो चीज चली आ रही थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन तो होता है, वो हो गया समय के साथ। वेरी soon the church itself was utilizing the tendency। ठीक है, और बहुत ही जल्द जो चर्च थे, उन्होंने क्या की, इसी पवित्र को करना चालू कर दिया। मतलब वो चर्च में क्या करने लगे? ड्रामा को दिखाने लगे। मतलब कोई भी चीज दिखानी तो ड्रामा के माध्यम से दिखाने लगे। ठीक है, नाटक का उदय 10वीं शताब्दी में, मतलब लगभग ये आप कह सकते हैं मोनेस्टरीज। मतलब क्या होता है? जैसे अपने यहाँ मठ होते हैं ना, गुरुकुल होते हैं, उसी तरह विदेशों में क्या होते हैं भैया? मोनेस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो मोनेस्ट्रीज में क्या स्टार्ट हो गया? आपका ड्रामा 10वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेता है मोनेस्ट्रीज में ड्रामा कब से एरोज हुआ मतलब एराइज हुआ, मतलब कब से इसका उदय हुआ? तो भैया 10th सेंचुरी, मतलब मिडिएवल, आप कह सकते हैं मिडिएवल लिटरेचर से। ठीक है, अब आते हैं, अभी हमने एंशियंट और एंग्लो मिडिएवल लिटरेचर के बारे में पढ़ा था और ड्रामा के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन ड्रामा के बारे में। तो एंग्लो नॉर्मन ड्रामा में क्या क्या चीजें हैं? एंग्लो नॉर्मन ड्रामा में मैंने आपको उसका टाइम पीरियड बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं याद है तो फिर ये आप देख सकते हैं। एंग्लो नॉर्मन ड्रामा 1066 से लेकर 1204 तक कौन सा रहा? एंग्लो नॉर्मन ड्रामा का पीरियड रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें आपसे याद होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये एक लाइव क्लास है, डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास में अभी आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और मंडे से ये क्लासेस यूट्यूब में नहीं रहेंगी, केवल जिन लोगों ने कोर्स लिया है उन लोग को ही ये क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए। सो डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोग को बता रहा हूं एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के बारे में। तो ऑल्सो नोन एज द नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर इंक्लूड्स ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज राइटिंग एज यूज्ड इन मिडिएवल इंग्लिश। ठीक है, तो इसे नॉर्मल फ्रांसीसी, फ्रांसीस मतलब फ्रेंच। ठीक है, तो इसे नॉर्मल फ्रेंच साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मध्ययुगीन मतलब मिडिएवल अंग्रेजी इंग्लिश में प्रयुक्त पुरानी फ्रांसीसी भाषा के लेखन भी शामिल है। मतलब देखिए, एंग्लो नॉर्मल जैसे ही हुआ ना, तो इसमें इंग्लिश से क्या हो गया? फ्रेंच में मिक्सचर हो गया है। मतलब समझिए, अब तक क्या था? पूरी जो लिटरेचर लिखी जा रही थी वो इंग्लिश में लिखी जा रही थी। अब यहाँ पे क्या, कुछ फ्रेंच लोग भी उस पर इन्वॉल्व हो गए, तो इंग्लिश और फ्रेंच का क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। उसी को क्या कहा जाने लगा? एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर कहा जाने लगा। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर से आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो भैया इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज का मिक्सचर। ठीक है, चलिए। द अर्लीस्ट प्ले इंटायरली इन फ्रेंच, ली माइस्टर डी एडम इज एंग्लो नॉर्मन। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे देखिए क्या हुआ है, पूरी तरह से फ्रेंच में जो ले जाया गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का आप नाम याद रख लीजिए, ली मेस्ट्रियर डी एडम। ठीक है, ये एक एंग्लो नॉर्मन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इसको पूरी तरह से फ्रेंच में ले गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से फ्रेंच में लिखा गया। सबसे पहला नाटक कौन सा है? तो वो है आपका ली मेस्ट्रियर डी एडम। ये व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? ये पहले एंग्लो नॉर्मल ड्रामा का नाम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो क्लियर समझिएगा। फर्स्ट एंग्लो नॉर्मल जो ड्रामा है उसका नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है? ली मेस्ट्रियर डी एडम। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं, अ फ्यू अदर प्लेस बिलोंगिंग टू एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर आर गिवन बिलो। मैं कुछ और आपको लिटरेचर के नाम बता रहा हूं जो एंग्लो नॉर्मल हैं। ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, जिन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को कोई चीज समझ में ना आए डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पूछना चाहते हैं डायरेक्ट, तो 9993681196 पे कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, तीन मैं आपको बहुत ही फेमस एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर बता रहा हूं। फर्स्ट है ली ज्वेट एडम। ठीक है, द प्ले ऑफ एडम। ठीक है, ये एडम जो व्यक्ति हैं उनका एक प्ले है। 11 और 12th सेंचुरी में लगभग ये लिखा गया है। ठीक है, सेनेट शेंट रिशरेक्सन
रिस्ट्रक्शन, ठीक है, रिस्ट्रक्शन ऑफ द सेवियर, ये 12th सेंचुरी में लिखा गया है। लीजियूडी सेंट निकोलस, ठीक है, द प्ले ऑफ सेंट निकोलस, ये सेंट निकोलस द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ 3 हैं जिनको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें अगर आप एज ऑफ रिवाइवल में ध्यान देंगे तो वो क्या है। एज ऑफ रिवाइवल मतलब समझते हैं क्या होता है। एज ऑफ रिवाइवल मतलब होता है, जैसे ड्रामा है ना, किसी भी चीज का क्या होता है, पुनरुद्धार होता है, ठीक है। रिवाइवल रिवाइवल होता है, जैसे मान लीजिए एक बार आपने घर बनवाया, ठीक है, फिर आपने उसमें क्या किया, भैया फर्श अच्छा नहीं लग रहा, चलो टाइल्स लगवा देते हैं। अच्छा अच्छा टाइल्स लग गई, अरे यार सिंपल हमने पेंट करवा दिया था, चलो पुट्टी करवा के पेंट कराते हैं, आहा और चमक आ गई, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, अभी भी थोड़ा सा कमी लग रही है, थोड़ा रूफ की डेकोरेशन ना करवा दें, अच्छा वो भी करवा दिया तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा, ठीक है। अच्छा ये जो पेंट करा है इसमें अगर थोड़ा सा कुछ डिजाइन डलवा दें तो और अच्छा लगेगा, हाँ हाँ ये भी करवा दीजिए। तो ये जो आपने पुनरुद्धार कराया, जो आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें कराई, उसी को तो कहते हैं क्या, एज ऑफ रिवाइवल। मतलब एक युग, एक समय जिसमें क्या हुआ, परिवर्तन होता गया, ठीक है। क्या परिवर्तन हुआ, तो फर्स्ट परिवर्तन इज माइस्टीरियस प्ले, ठीक है, मतलब रहस्य नाटक। अच्छा मिस्टीरियस जो प्लेस है उसमें रहस्यमय नाटक का क्या हुआ, तो भैया द मिस्टीरियस प्लेस यूजली रिप्रेजेंटिंग बाइबिलिकल सब्जेक्ट डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस प्रेजेंटेड इन Latin by church and on church premises and depicted such subject as the creation Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ मिस्टीरियस प्लेस मतलब क्या हुआ। तो भैया रहस्यमय जो नाटक होते हैं ना, आमतौर पे जो बाइबल के जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन से, बाइबल वाले, ठीक है, जो बाइबल का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है, उनको क्या किया जाने लगा, दिखाया जाने लगा, जो पहले नहीं होता था। कब होने लगा भैया, वो एज ऑफ रिवाइवल में पहला जो मिस्टीरियस प्लेस में हुआ, ठीक है। डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस प्रेजेंट, ठीक है। जो जो ड्रामा प्रस्तुत किए जाते थे उनको थोड़ा सा और विकसित किया गया, और थोड़ा सा उसको क्या किया गया, बृहद किया गया, ठीक है, जिससे लोगों तक वो अच्छे से क्या होता हो पाए, पहुंच पाए, ठीक है। और लैटिन बाय चर्चमैन, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो चर्च जो बाद में क्या होने लगा, जो चर्च में मतलब चर्च मैन होते थे, मतलब जो चर्च में जो लोग होते थे, जैसे लोग है ना, जैसे मंदिर में पूजा करने जाते हैं लोग, वैसे चर्च में जाते हैं, ठीक है। तो उनको ही वो नाटक क्या किया जाने लगा, वो सब वो ड्रामा दिखाया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि लोगों में जागरूकता थोड़ा पहले, मतलब लोगों तक जानकारी पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द क्रिएशन एडम एंड एवे, द मर्डर ऑफ एबल एंड लास्ट जजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सृष्टि, क्रिएशन, ठीक है, आदम और हब्बा, हाबिल की हत्या और अंतिम निर्णय। मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिखाने लगा कि कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे बना, ठीक है, कैसे किसी भी व्यक्ति की क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है, कैसे उसमें जजमेंट हुआ, मतलब एक तरह से क्या, जज टाइप का, मतलब भगवान को कैसा दिखाया गया, जजमेंट तरह का, कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, गलत काम करता है, तो उसका परिणाम भी क्या होता है, गलत होता है। ऐसा निर्णय, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई गई, ठीक है, किसमें, मिस्टीरियस प्लेस में, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ भैया, तो मेरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब होता है चमत्कारी नाटक, मतलब इसमें चमत्कार को दिखाया गया, ठीक है। चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। जनरली अपनी क्लास जो है 7:30 से स्टार्ट हो पाती है, ठीक है, और मैं प्रयास ये करूंगा कि 9 बजे तक अपनी क्लास हुआ करे, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास पर्याप्त रहेगी, और लगभग 4 महीने 5 महीने में, 4 महीने में आपका कोर्स समाप्त भी हो जाएगा। मतलब ये मान के चलिए, अगर मार्च चल रहा है अभी, मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, जून जुलाई में कोर्स आपका खत्म, और लगभग अभी जो सुनाई दे रहा है एग्जाम का, वो भी ऐसे टाइम पे ही होगा, है ना, जुलाई अगस्त में, ठीक है।
और अगर एक जानकारी ये भी मिली है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन ये गलत है, दिसंबर तक नहीं खींचेगा, वो जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, जुलाई अगस्त तक, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं अपने फिर से कोर्स की तरफ मूव करते हैं। मिरेकल प्ले क्या होता है भैया? तो ये चमत्कारी नाटक जो होते हैं, जो जिसमें चमत्कार, जिसमें क्या है, जादू दिखाया जाता है, ठीक है। मिरेकल प्लेज प्रेजेंट अ रियल ऑफ फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ द लाइफ, मिरेकल और martyrdom of a saint 10 to 11, the conversion of St. Paul, Mary Magdalene and the play of the sacrament, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या हुआ कि चमत्कारिक नाटक अब दिखाने जाने लगे इस समय से। कौन से समय से? 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी से क्या हुआ कि चमत्कारी नाटक या कह सकते हैं जो जिसमें जादू दिखाया जाए, ऐसे जो ड्रामा है वो दिखाए जाने लगे, ठीक है, जिसमें चमत्कार हो, ठीक है। काल्पनिक विवरण प्रस्तुत किया जाने लगा, मतलब जो जैसा होता भी नहीं है वैसा दिखाया जाने लगा, ठीक है। 10th और 11th सेंचुरी में सेंट पॉल मैरी मैगडलिनम का रूपांतरण और संस्कार का खेल, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाई जाने लगी, मतलब सेंट पॉल मैरी मैगडम ये जो हैं इन लोगों की चीजें, इनका जो प्ले है इनके बारे में जो है वो चीज इन्होंने दिखाना चालू किया, मतलब कह सकते हैं संस्कार। देखिए यहाँ पे समझिएगा, द प्ले ऑफ सैक्रेमेंट, इसका मतलब होता है संस्कार का खेल, मतलब जो संस्कार होता है वो चीज बताएं। संस्कार क्या होता है भैया? कि अपन को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़े हैं, ठीक है, अपने से छोटे से ऐसी बातें करनी चाहिए, उनके सामने बुरी बात नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चों के सामने। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें भी मिरेकल प्लेस के समय पे या 10 से 11 सेंचुरी के बीच में दिखाई जाने लगी, ठीक है। आगे बढ़ता है और भी डेवलप होगा अभी हमारा ड्रामा। अब आ जाते हैं हम लोग मोरालिटी प्ले में। मोरालिटी प्ले क्या होता है भैया? तो मोरालिटी प्ले मतलब होता है नैतिकता वाला नाटक। नैतिकता वाला नाटक मतलब आप लोग देखते हैं ना धारावाहिक, जिसमें बढ़िया लेडीजें होती हैं और अच्छी अच्छी बातें करती हैं, अच्छे से किसी भी चीज को डील करती हैं, तो उसे बोलते हैं मोरालिटी प्ले, ठीक है। तो मोरालिटी प्ले ऑल्सो कॉल्ड मोरालिटी एंड allegorical drama popular in Europe, especially during the 5th and 16th century, in which the characters personify moral qualities and moral lesson are taught, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे ये हुआ कि जो नैतिकता वाले नाटक थे जिसमें नैतिकता के गुण हो, वो चीज यहाँ पे क्या हुई, शामिल की गई, ठीक है। यूरोप में विशेष, यूरोप के जो क्षेत्र है वहां पे स्पेशली ये चीज दिखाई जाने लगी, कब से भैया? तो 15 से लेकर 16 सेंचुरी के आसपास में ये चीजें दिखाई जाने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ? लोकप्रिय एक रूपक नाटक है जिसमें पात्र नैतिक गुणों को व्यक्त करते हैं और नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब नैतिकता की जो चीजें हैं, नैतिकता की जो बातें हैं वो सिखाई जाने लगी। कहाँ पे भैया? वो आपका 15-16 सेंचुरी में, स्पेशली फॉर यूरोप, ठीक है। और वही पाठ, वही चीज बताई जाने लगी और सिखाई जाने लगी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एज ऑफ रिवाइवल अगर आपसे पूछता है एज ऑफ रिवाइवल, तो 3 तरह के हैं एज ऑफ रिवाइवल। कौन भैया? तो एक हुआ मेस्टीरियस प्ले, ठीक है, एक हुआ आपका मिरेकल प्ले, और एक हुआ आपका मोरालिटी प्ले, ठीक है। तो ये 3 चीज हैं एज ऑफ रिवाइवल में। फिर इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, अगर आपसे पूछ ले कि भैया एज ऑफ रिवाइवल के कोई हमको इंपॉर्टेंट राइटर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट बता दीजिए, तो आपको बताना है जी हाँ सर मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से। तो भैया फर्स्ट है हेनरी मेडवॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज ऑफ रिवाइवल के जो बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा फेमस अगर राइटर कोई है तो भैया हेनरी मेडवॉल हैं, ठीक है। इन ये इसके हैं, आपके क्या बोलते हैं, मोरालिटी प्ले के हैं, ठीक है। 1462 इनका लगभग जन्म हुआ था, 8 सितंबर 1862 को, और फेब 1502 पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अगर इनका आप थोड़ा सा परिचय समझें या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनकी समझें तो आप समझ लीजिए, हेनरी मेडवॉल इज अ पॉपुलर एज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट कौन हुआ पॉपुलर, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलर शब्दों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन सब गलत हो जाएंगे। हेनरी मेडवॉल इज पॉपुलर एज द फर्स्ट नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड एट ईटन कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, इन्होंने ईटन कॉलेज में पढ़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ा।
हिज वर्क ही रोट अ मोरलिटी प्ले नेचर, फिलगेंस एंड लुसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मोरलिटी प्ले लिखा नेचर पे, कौन सा भैया, ये लिखा इन्होंने फुलगेंस एंड लोर्सिस। ठीक है, 1497 पे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका यही है इस पूरे वन में। हेनरी मेडबॉल के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर ये होगा। ठीक है, चलिए अब हम जॉन रेस्टल के बारे में पढ़ते हैं। जॉन रेस्टल ये हमारे सेकंड हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनका अगर आप डेट ऑफ बर्थ समझें तो वही है लगभग 1475 का, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ लगभग, और डेथ हो गई इनकी 25 जून 1536 में। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली और ना उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ पे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, और वो सबका याद करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता दूंगा, व्यक्तियों के नाम, उनके आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं खुद ही याद करा दूंगा आपको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, बस ये है उनके जो वर्क हैं वो आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, पार्टनर इनकी एलिजाबेथ हैं। जनरली आपको हर विदेशी राइटर की जो वाइफ है एलिजाबेथ ही मिलेगी, क्योंकि एलिजाबेथ फेमस नाम है वहां का। जैसे अपने यहाँ राम चलता है, सीता चलता है, राम नारायण चलता है, राम गोपाल चलता है, राम स्वरूप चलता है, राम आधार चलता है, उसी तरह वहां पे एलिजाबेथ चलता है। ठीक है, हिज वर्क, इनके वर्क आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ ट्यूडरडर्मा। ठीक है, इनका जो वर्क है द हिस्ट्री ऑफ ट्यूडरडर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ जेंटलीनेस, ठीक है, नोवी लाइट, ठीक है, कैलिस्टो एंड मिलीविया शोज साइन ऑफ हिज वर्कमैनशिप। ठीक है, तो ये कुछ इनके वर्क हैं, अगर आपको याद हो जाए तो एक दो याद कर लीजिएगा, जैसे कि ये आपका द हिस्ट्री ऑफ ट्यूडरडर्मा, ठीक है, और नोवाइलिट। ठीक है, नोवाइलिट ये याद कर लीजिएगा जरूर, कैस कैलिस्टो एंड मिलीविया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे जॉन वेल। ठीक है, जॉन वेले जो हैं ये आपके 21 नवंबर 1495 को इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, और 1563 पे इनकी क्या हो गई थी भैया, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ लेंगे, तो इनके बारे में पहले तो इनका वर्क पढ़ लीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस। ठीक है, अ कॉमेडी कंसर्निंग थ्री लॉज, द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस। ठीक है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कुछ वर्क है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने भी राइटर हैं ये एज ऑफ रिवाइवल के हैं। ठीक है, एक बात, दूसरा क्वेश्चन इस पे कैसा बनता है, ये बोल देगा कि नीचे दिए गए जो राइटर हैं उनमें से कौन से एज ऑफ रिवाइवल के नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नाम रहेंगे, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी रहेगा जिसका एज ऑफ रिवाइवल में नाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैकियावेली। ठीक है, निकोलो माइकेवेली के बारे में आपने बहुत सुना होगा, 1465 से 1527 के बीच का इनका रहा काम। ये इटालियन ऑथर हैं, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जितने हमने पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, इंग्लैंड के थे, ये क्या है, इटालियन है। ठीक है, इटालियन ऑथर एंड स्टेट्समैन निकोलो डी वर्नोर डोली मैकेवेली। इनका पूरा नाम देखिए क्या है, ये इतना खतरनाक नाम है, आप लोग मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, आप लोग कर लीजिए। वॉज बॉर्न ऑन फ्लोरेंस ऑन 3 मई 1469, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, निकोलो डी वर्नोर डोडी मैकेवेली। ठीक है, अभी पिछले बार एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक किसी राइटर का नाम पूछ लिया था, पूरा नाम। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बताइए, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट डिके ऑफ टिटुस लिवियस, हिस्ट्री ऑफ द अफेयर्स ऑफ लूका, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस। ये कुछ इनके वर्क हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे जाएं। ठीक है, ये क्योंकि कुछ राइटर ये जो हैं मैकियावेली वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप लोग को क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने चैप्टर 1 यूनिट 1 का खत्म कर लिया है। कल से हम कुछ ड्रामेटिस्ट के नाम याद करेंगे, ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और एक चीज और, इसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा कल। ठीक है, कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो
उसमें मैं आप लोग को क्या करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को ये जो एग्जाम में आया, जैसे यूसी नेट का क्वेश्चन है 2018 का, 2016 का, ये कुछ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 2014 के। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी कभी उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और खासकर एमपी सेट में। तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अब आपकी क्लास नंबर 2 होगी, जिसमें यूनिट 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। अगर अभी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपसे कोई चीज ना बन रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास अभी ऑफ करेंगे, सेकंड क्लास इंग्लिश यूनिट 6 की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके अनामिका, शिवानी, गुड बाय, गुड लक, सभी को गुड लक, गुड बाय।